नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मनसा मूसा की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी पर। मनसा मूसा की सबसे अच्छी कहानी उनकी मक्का की तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव था और इसने उन्हें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। ये कहानी शुरू होती है साल 1324 से। उत्तर अफ्रीका के साम्राज्य माली शहर से एक कारवां मक्का के लिए रवाना हुआ। मक्का जाने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन जैसा कारवां माली शहर से निकला था उसकी बात ही कुछ और थी। तो पहले जानते हैं कि मनसा मूसा कौन थे। मनसा मूसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो माली साम्राज्य के सुल्तान थे। माली साम्राज्य अफ्रीका में स्थित था और मनसा मूसा ने इसे 14वीं सदी के आसपास सुल्तान के रूप में प्रबंधित किया था। उन्हें इतिहास में मनसा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है किंग या सुल्तान होता है, क्योंकि माली शहर की भाषा में मनसा का मतलब राजा ही होता है। मनसा मूसा को मूसा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और वे माली साम्राज्य के 9वें मनसा थे। उनका शासनकाल 1312 से 1337 तक चला, यानी कि 25 साल तक। मनसा मूसा को अपने धन और दानवीरता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि वे मानव इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति $400 बिलियन के बराबर थी। मनसा मूसा को कंकू मूसा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मौखिक परंपरा में यह एक सामान्य प्रथा थी कि किसी भी व्यक्ति का नाम उनकी मां के नाम के आगे लगाया जाता था, इसलिए कंकू मूसा नाम का अर्थ मूसा कंकू का बेटा हो सकता है। मनसा मूसा एक मुसलमान थे और उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव था और इसने उन्हें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। मनसा मूसा ने हज के लिए रवाना होने पर अपने बेटे मोहम्मद को अपने राज्य का कुशल प्रबंधन करने के लिए शासन का कार्य सौंपा। मनसा मूसा ने 1324 और 1325 के बीच मक्का की ओर अपनी हज यात्रा की, जो लगभग 2700 मील की यात्रा थी। उनके जुलूस में आसपास 60,000 पुरुष शामिल थे, जो सभी ब्रोकेड और फारसी रेशम के विशेष वस्त्र पहने हुए थे। इस यात्रा में उनके साथ कुल 12,000 दास यानी गुलाम भी थे, जिनमें प्रत्येक के पास लगभग 1.8 किलो सोने की छड़ी थी। मनसा मूसा ने अपने जुलूस के साथ सोने के कर्मचारियों को और संगठित घोड़ों को भी साथ लिया, जिन्होंने रेशमी कपड़े पहने हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ जाने वाली पूरी कंपनी को आवश्यकताओं से संबंधित वस्त्र, आहार और अन्य आवश्यकताएं प्रदान की। उनके जुलूस में 80 ऊंट भी शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में 23 से 136 किलोग्राम सोने लेकर चलने की क्षमता थी। इस सोने को मनसा मूसा ने अपने मार्ग में मिले गरीबों को भिखारिये के रूप में बांटा। उन्होंने न केवल मक्का, मदीना और काहिरा जैसे प्रमुख शहरों को यात्रा किया। मनसा मूसा अब तक पूरे मध्य पूर्व में फेमस हो चुका था, क्योंकि जहां से वो गुजरता था वहां सोना बांटते हुए चलता था। बल्कि उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई मस्जिदों का निर्माण भी कराया। उसके बारे में ऐसी बातें चलती थी कि वो शुक्रवार को एक मस्जिद का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिससे उनका धार्मिक और सामाजिक सामर्थ्य प्रकट होता रहता था। कुछ अरबी लेखकों के अनुसार मनसा मूसा के उपहार देने से मिस्र में सोने के मूल्य में गिरावट आई। अलुमरी ने कहा कि मूसा के आने से पहले 1 तोले सोने का मूल्य 25 चांदी दिरहम थे, लेकिन बाद में यह 22 दिरहम से कम हो गया और कम से कम 12 वर्षों तक उस संख्या से ऊपर नहीं गया। इतना सोना जितना किसी के पास नहीं हो सकता था। इतिहासकार शिहाब अलुमरी के अनुसार दौलत का ऐसा प्रदर्शन मिस्र में पहले कभी देखा नहीं गया था। 1324 में मनसा मूसा और उनका दल काहिरा शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे थे। 19 जुलाई को जब वे नील नदी को पार करने से पहले काहिरा शहर में थे, तो उन्होंने गीजा के पिरामिडों के पास 3 दिनों तक डेरा डाला। उसकी ऐसी शान और शौकत देखकर कायरो शहर का सुल्तान मामलुक अल नासिर मोहम्मद उससे मिलने के लिए बेकरार था, जिनके शासनकाल में पहले से ही एक मानसा सकुरा हज कर चुके थे। लेकिन मनसा मूसा बार बार इनकार करता रहा। आखिर में सुल्तान मामलुक अल नासिर मोहम्मद को इस इनकार की वजह समझ आई। दरअसल सुल्तान से मुलाकात का नियम था कि उसके सामने झुककर सुल्तान के हाथ को चूमना पडीडीडेहता था।
सुल्तान मामलुक अल नासिर मोहम्मद ने मूसा की खूब लानत मलानत की और अंत में उसे सुल्तान से मिलने के लिए राजी कर लिया। मनसा मूसा और सुल्तान की मुलाकात हुई, लेकिन मनसा मूसा ने सुल्तान के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी सुल्तान ने मनसा मूसा को अपने बगल में बिठाया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। इसके परे मनसा मूसा और उनका दल काहिरा शहर में स्वतंत्र रूप से रहते हुए अपनी यात्रा को जारी रखे और अपने खर्चों को स्वयं ने उठाया। मनसा मूसा ने काहिरा शहर के क्राफा जिले में रहा, जहां उनके राज्यपाल इब्न अमीर हजीब से दोस्ती की और उनसे बहुत कुछ सीखा। मनसा मूसा ने काहिरा शहर में रहते हुए 3 महीने बिताए और फिर 18 अक्टूबर को आधिकारिक कारवां के साथ मक्का की ओर प्रस्थान किया। मनसा मूसा की मक्का की यात्रा के दौरान उनकी उदारता का खास मोमेंट आया, जब उन्होंने साथी तीर्थयात्रियों और मदीना और मक्का के लोगों को उपहार दिए। इससे दिखता है कि उनका मानवीय दृष्टिकोण उच्च था और वे अपने अनुयायियों के साथ मित्र भाव से व्यवहार करते थे। मक्का में हुए एक संघर्ष की घटना में, जिसमें मस्जिद अल हरम के एक समूह और तुर्की तीर्थयात्रियों के एक समूह के बीच तलवारें खींची गईं, मनसा मूसा ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि विवाद में शामिल होना सही नहीं है और उन्होंने इसे बिगाड़ने से पहले ही अपने लोगों को पीछे हटने के लिए कहा। मनसा मूसा और उनके साथी हज के पूरा होने के बाद वे मक्का में रुके थे। इस समय उन्होंने आत्मनिर्भरता, शांति और एक साझा धार्मिक उत्साह के भावनाओं को अनुभव किया। मनसा मूसा की वापसी के दौरान मुख्य कारवां से अलग यात्रा करते हुए काहिरा शहर लौटने की उनकी यात्रा के दौरान उन्हें कई आपदाएं भी सामना करनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान जब तक वे मामलुक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद के पास पहुंचे, तब तक कई मालियाई तीर्थयात्री ठंड, भूखमरी या डाकुओं के हमलों से मर चुके थे। इस दरमियान मनसा मूसा ने अपनी कई आपूर्तियों को भी खो दिया था। मनसा मूसा और उनके दल के पैसे खत्म होने के बाद उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पैसा उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद हज से पहले काहिरा शहर में खरीदी गई चीजों को फिर से बेचने की कोशिश की गई। मामलुक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद ने मनसा मूसा की पहले दर्शाई गई उदारता के कारण स्वयं के उपहार जो मनसा मूसा उन्हें दिए थे वो वापस कर दिए, जिससे मनसा मूसा और उनके दल को आर्थिक सहारा मिला और वे अपने कार्यों को जारी रख सके। मनसा मूसा की वापसी की यात्रा के दौरान उन्होंने अंडालूसी कवि अबू इशाक अल साहिली से मुलाकात की। अबू इशाक अल साहिली की वाक्पटुता और न्याय शास्त्र के ज्ञान ने मनसा मूसा को प्रभावित किया और उनके विचारों में बदलाव का कारण बना। इसलिए मनसा मूसा ने अपने साथ माली शहर की यात्रा करने के लिए अबू इशाक अल साहिली को मना लिया। माली शहर का गांव शहर पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है, जिसके लिए समय समय पर अपने अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस वजह से मनसा मूसा अबू इशाक अल साहिली को माली लेके आया था। अपनी शक्ति के चरम पर माली में कम से कम 400 शहर थे और मनसा मूसा ने जल्दी से टिम्बकटू पर कब्जा कर लिया। मनसा मूसा ने यहां प्राचीर और पत्थर के किले का निर्माण किया, जो शहर को आतंकवादियों और आक्रमणकारियों के खिलाफ सुरक्षित बनाए रखने के लिए मदद रूप था। वे स्पेन से अंदालुसिया और काहिरा से वास्तुकारों को टिम्बकटू में अपना भव्य महल और महान जिंग्वेरेबर मस्जिद बनाने के लिए लाया था। मनसा मूसा ने टिम्बकटू शहर और गांव शहर में विश्वविद्यालय और मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करते हुए एक बड़े निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्वविद्यालय और मस्जिद आज भी टिम्बकटू में मौजूद है, जबकि मनसा मूसा का महल गायब हो गया है। मनसा मूसा के बारे में अरबी स्रोतों में जो लिखा है, उनके अनुसार हज की यात्रा पर मूसा अपने साथ कुल 18 टन सोना लेकर गया था, जिसकी 21वीं सदी में कीमत बैठती है $975 मिलियन, यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए हैं। 2023 के हिसाब से माली एक छोटा सा देश है, लेकिन 15वीं सदी तक ये बहुत बड़ी सल्तनत था, जिसमें मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया आते थे। मनसा मूसा ने लगभग 25 सालों तक माली पर राज किया। उसकी मौत कब हुई, इसका ठीक ठीक ब्यौरा मालूम नहीं है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उसकी मौत
1337 के आसपास हुई होगी। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकता है।